Good morning to dear student. Welcome to AVME online classes. I am your sir Chetan Sharma. Today video for the class 9 subject science overrunning chapter number 15. The name of chapter is agriculture improvement. बच्चों हमारा ये चैप्टर चल रहा था एनसीईआरटी का, ये हमारा इस बार का सिलेबस का सेकंड लास्ट चैप्टर है। इसके बाद में आप लोगों का एक 14 चैप्टर और भी रहेगा, उसको भी हम लोग जल्द से जल्द कंप्लीट करेंगे, ठीक है ना। अगर एज सुन एज पॉसिबल हो गया तो ठीक है, नहीं तो फिर उसका भी कुछ हम लोग एक सॉल्यूशन निकालेंगे, ठीक है ना। तो देखो एग्रीकल्चर इंप्रूवमेंट में इसको दो पार्ट में पढ़ना है ना। वी हैव कंप्लीटेड इनटू द टू पार्ट्स। वन ऑफ वी हैव स्टडी अबाउट टू द एग्रीकल्चर इंप्रूवमेंट, एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस, एग्रीकल्चर व्हाट आर द इरिगेशन मेथड्स, ठीक है ना, दैट्स इट। सेकेंड पार्ट वी हैव स्टडी अबाउट टू द एनिमल हस्बेंड्री। एनिमल हस्बेंड्री को हम लोगों को इस पर्सपेक्ट से पढ़ना है ताकि हम लोगों को पता चले कि भाई कैटल फार्मिंग किस तरह से नीडफुल होती है, पोल्ट्री फार्मिंग है, एप्रीकल्चर है और पिसिकल्चर है। कल के वीडियो में हम लोगों ने ये वाला टॉपिक कंप्लीट कर दिया था। आज के वीडियो सेगमेंट में हम लोग पोल्ट्री फार्मिंग, एप्रीकल्चर और पिसिकल्चर तीनों को लेंगे, ठीक है ना। तो टाइम वेस्ट नहीं करते और जल्दी से अपने टॉपिक पर आ जाते हैं, ठीक है ना। मैंने पहले भी बोला हुआ है, जब भी मैं पढ़ाऊँ आप लोग बुक्स और टेक्स्ट बुक दोनों खोल के बैठे। पोल्ट्री फार्मिंग, सबसे पहले हम लोग देखो पोल्ट्री फार्मिंग के बारे में नोट करते हैं। पोल्ट्री फार्मिंग को हिंदी में क्या बोलते हैं बेटा? पोल्ट्री फार्मिंग को हिंदी में बोलते हैं मुर्गी पालन, ठीक है ना। अब ऐसा क्यों करते हैं? देखो एनिमल हस्बेंड्री का मतलब भी कल मैंने आप लोगों को बताया था। एनिमल हस्बेंड्री का मतलब ये होता है वेरियस टाइप्स के एनिमल्स जो वैरायटी होती है उनका ब्रीडिंग करना, उनका मैनेजमेंट करना, उनका रियरिंग करना। ये साइंस की एक ब्रांच है जिसको हम लोग क्या डिनोट कर देते हैं? एनिमल हस्बेंड्री, ठीक है ना। तो इस एनिमल हस्बेंड्री में एक बहुत बड़ा सेगमेंट पार्ट है पोल्ट्री फार्मिंग का। तो पोल्ट्री फार्मिंग इसलिए बोला जाता है या किया जाता है, उसके पीछे का मेन एजेंडा, मेन प्रोपोगेंडा ये है कि हम लोगों को क्या ऑब्टेन हो सके? एग एंड चिकन, ठीक है ना। इस चिकन से हम लोगों को मीट मिल जाएगा, ठीक है ना। और ये दोनों के दोनों कमर्शियली चीज़ें जो मार्केट में बेची जाती है, ठीक है ना। तो हम लोग टाइम वेस्ट नहीं करते, जल्दी से स्टार्ट करते हैं। तो द रियरिंग टेक्स्ट बुक, मैंने हमेशा कहा हुआ है टेक्स्ट बुक लेकर बैठो, रेफरेंस दो, टेक्स्ट बुक को कवर करो, ठीक है ना। द रियरिंग ऑफ द वेरियस काइंड्स ऑफ हैंस टू ऑब्टेन द एग एंड मीट। हम लोगों को यहाँ पर किसको पालना है? मुर्गियों को, और मुर्गियों को इंग्लिश में बोला जाता है हैंस। तो हम लोगों को हैंस को पालना है फॉर गेटिंग ऑफ टू थिंग्स, वन ऑफ एग एंड सेकंड इज किचन, सॉरी किचन नॉट चिकन, ठीक है ना। तो पोल्ट्री इंडस्ट्री फुलफिल अ बिग प्रोपोर्शन ऑफ द प्रोटीन। देखो इन दोनों से मिल क्या रहा था हम लोगों को? इन दोनों से मेन इंग्रेडिएंट मिल रहा था और वो था हमारा प्रोटीन। और ये एक मेन न्यूट्रिएंट होता है, एक फूड सप्लीमेंट होता है जो कि हमारे डेली फूड में काम आता है और जो कि बॉडी बिल्डिंग के लिए रेस्पॉन्सिबल होता है। तो प्रोटीन की रिक्वायरमेंट को पूरा एग और चिकन के द्वारा किया जाता है। इसके लिए हम लोग किसको पालते हैं? हैंस को। अगेन मैं बता देता हूँ, प्रोटीन की रिक्वायरमेंट को, प्रोटीन को लाने के लिए या प्रोटीन का अमाउंट बनाने के लिए एग्स और चिकन का यूज़ किया जाता है। और ये एग और चिकन दोनों जो वो कहाँ से ऑब्टेन होती है? हैंस से। इसीलिए हैंस को पाला जाता है, इसलिए हम लोग इसको डिनोट कर देते हैं पोल्ट्री फार्मिंग से, ओके। कोई रॉकेट साइंस नहीं, अच्छे से समझना। इन द फॉर्म ऑफ द एग एंड मीट। अब सबसे पहले ले लेते हैं इसके ब्रीड्स, यानी कि इसके अंदर कौन कौन से ब्रीड्स होती है, कौन कौन सी प्रजाति आती है। तो देखो इनके ब्रीड्स में कौन कौन से आ जाएगी, वो भी ध्यान से सुनना। कौन कौन से मुर्गियों को, कौन कौन से हैंस को हम लोग पालते हैं। तो देर आर टू डिफरेंट काइंड्स ऑफ द स्पीसीज, वन ऑफ इंडिजीनियस एंड सेकेंड इज एक्जोटिक। दो तरह के ब्रीड्स होते हैं, एक होती है इंडिजीनियस, जैसा कि नाम से पता चल रहा है। इंडिजीनियस का मतलब क्या हो गया बच्चों? जो लोकल हो, जो अपने इंडिया की हो। और एक हो जाता है, वो हो जाता है एक्जोटिक। एक्जोटिक बोले तो जो इंडिजीनियस नहीं हो, नॉन इंडिजीनियस, इंडिया की नहीं हो, बाहर की हो, ठीक है ना। इंडिजीनियस, ठीक है, इंडिजीनियस, सही कर देना एक बार, ठीक है ना। चलो, तो इंडिजीनियस और नॉन इंडिजीनियस। इंडिजीनियस को लोकल भी बोला जा सकता है। अब इसके अंदर कौन कौन से हो गए? देखो आप लोगों को बुक में आ भी रखा है, मैं लिख देता हूँ यहाँ पे। एसल, ये इंडिजीनियस है, ठीक है ना। फिर उसके बाद में है चटगांव, ये भी इंडिजीनियस है। फिर उसके बाद में आ जाता है घाघास,
घाघास, ठीक है ना, तो ये भी इंडिजिनस है। और फिर आ जाता बसेरा, ये सब जो है वो इंडिजिनस है, यानी कि इंडिया की है, यानी अपने यहाँ के इंडिया की लोकल ब्रीड्स होती है, प्रजाति होती है हैंस की। वैसे वैसे एक्जोटिक पे भी आप लोग देख सकते हो, एक्जोटिक पे कौन सी हो जाएगी, रोडी, रोडी, ठीक है ना, और वाइट लेगहॉर्न, वाइट लेग हॉर्न, ऐसा कैसा रेड लेग हॉर्न भी होता है, वाइट के जैसा जैसा रेड लेग हॉर्न भी होता है, ठीक है। इनमें से भी सबसे ज़्यादा जो है, ध्यान से सुनना, वाइट लेग हॉर्न में सबसे ज़्यादा पावर होती है एग रिलीजिंग की, सबसे ज़्यादा एग रिलीज कौन करता है, वाइट लेग हॉर्न करता है, ठीक है। चलिए अब हम लोग बात करते थे इनकी फीडिंग की। देखो ब्रीड्स हम लोगों ने पढ़ ली, अब इनकी फीडिंग की बात करते हैं कि खाते क्या है, इनका फीड क्या है, भोजन क्या है, फूड क्या है, ठीक है। तो इनका फूड क्या होता है, ये जनरली क्या खाना पसंद करते हैं, तो वो भी आप लोग जान लीजिए। दे ईट द येलो मेज, ग्राउंडनट केक, व्हीट हस्क, ब्रोकन राइस एंड सोरगम, यानी कि ये जनरली क्या खाते हैं, येलो मेज को खाते हैं, ठीक है ना, ग्राउंडनट केक को खाते हैं। अब ये ग्राउंडनट केक क्या हो गया, ग्राउंडनट केक कुछ नहीं है, ग्राउंडनट के ऊपर का जो ये कवरिंग होती है, पिल्स वगैरह होती है, उसकी जो भूसी तैयार होती है, रेजिड्यू होता है, कचरा जो होता है, उसको हम लोग क्या बोल देते हैं, ग्राउंडनट केक। व्हीट हस्क, व्हीट का जो ऊपर का जो कवरिंग होता है, पिल्स होता है, उसको व्हीट हस्क बोलते हैं। ब्रोकन राइस, टूटे हुए राइस, ठीक है ना। सोरगम, फिश पाउडर, फिश पाउडर भी आता है, ये लोग ये खाते हैं। और लाइम कंटेनिंग पेबल्स, ज़्यादातर ये लाइम कंटेनिंग, चूने के हल्के से छोटे छोटे ये स्टोन्स को यूज़ करते हैं, और सॉल्ट को। तो ये इनका फीडिंग हो गया, ये तो इनका खाना हो गया, ठीक है। उसके बाद में क्या आ जाता है, उनके बाद में आ जाता है इनका सैनिटेशन और इनका हेल्थ। जब हम लोग इनका मैनेजमेंट करवा रहे हैं, इनको रियरिंग करवा रहे हैं, रख रहे हैं, तो वहाँ पर आप लोगों को ये चेकआउट करना पड़ेगा कि वहाँ इनका सैनिटेशन और इनका हेल्थ कैसा है, ठीक है ना। तो फास्ट से इनका हेल्थ और सैनिटेशन भी देख लेते हैं। तो देखो सबसे पहले क्या होना चाहिए वहाँ पे, एक मिनट में बोर्ड को इरेज कर दो, फिर आप लोगों को समझाते हैं। हाँ, तो देखो वहाँ पर क्या होना चाहिए, हेल्थ और सैनिटेशन के लिए सबसे पहला क्या ले रहे हैं अपन लोग, सैनिटेशन, सैनिटेशन एंड हेल्थ, ठीक है। तो ये कैसे होनी चाहिए, सैनिटेशन बोले तो उनका आवास और उनका स्वास्थ्य, उनका आवास और उनका स्वास्थ्य, ये कैसे होना चाहिए, ठीक है ना। तो ये कैसे होना चाहिए वो भी आप लोगों को पता होना चाहिए। तो देखो देयर शेल्टर शुड बी द लोकेटेड एट द स्लाइटली एलिवेटेड प्लेस, ये स्लाइटली एलिवेटेड प्लेस पर होना चाहिए, यानी कि ये देखो इस तरह से थोड़ा सा हल्का सा, ये थोड़ा सा ग्राउंड से ऊपर की तरफ होना चाहिए, है ना, ग्राउंड के ऊपर नहीं, एलिवेटेड होना चाहिए, थोड़ा हाइट में होना चाहिए, एलिवेटेड को बोलते थोड़ा हाइट के अंदर होना चाहिए, और ज़्यादा में नहीं, स्लाइटली होना चाहिए। वाटर शुड नॉट बी अलाउड टू द एक्यूमुलेट नियर देयर द शेल्टर, इनके आजू बाजू में देखो यहाँ पे पानी इकट्ठा नहीं होना चाहिए, पानी इकट्ठा नहीं होना चाहिए, ठीक है ना। क्यों, पानी से मच्छर पैदा होंगे, मॉस्किटो होंगे, और मॉस्किटो कहीं ना कहीं इनमें डिजीज पैदा कर देंगे, ठीक है ना। तो ये विशेष ध्यान रखना आप लोगों को। शेल्टर मस्ट बी द एडुकेट अरेंजमेंट ऑफ एयर एंड वाटर, यानी कि प्रॉपर आप लोगों का वेंटिलेशन होना चाहिए, वेंटिलेशन, ताकि प्योर एयर जो है यानी O2 जो है वो तो अंदर आ सके और CO2 जो है वो बाहर जा सके, ठीक है ना। तो प्रॉपर एयर का अरेंजमेंट भी होना चाहिए, लाइट का भी अरेंजमेंट होना चाहिए। सबसे ज़्यादा मेन है हेल्थ से रिलेटेड है, मेन वायरल डिजीज़ जो हैन में ज़्यादातर होती है, हैन में कौन कौन सी डिजीज़ हो जाती है, जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है मार्कर्स डिजीज़, रानीखेत, पॉक्स, ये इन्फेक्शियस कफ, ये डिजीज़ हो जाती है वो जनरली किन में लग जाती है, हैंड्स में लगती है, ठीक है ना। मैं तीनों डिजीज़ को बोर्ड पे भी मेंशन कर देता हूँ, आप चाहो तो नोटबुक में या उसको हाईलाइटर से टेक्स्ट बुक पे आप लोग हाईलाइट कर दो। सबसे पहले डिजीज़ जो हैंड में लगती है वो कौन सी हो गई, रानीखेत। अब ऐसा नहीं कोई रानी का कोई खेत है, नाम है डिजीज़ का, ठीक है ना। दूसरा हो गया है कौन सा वाला, दूसरी डिजीज़ हो गई है वो हो गई है मार्कर डिजीज़। मार्कर डिजीज़ में कुछ नहीं होता है, उनकी बॉडी पर थोड़े थोड़े क्या हो जाता है, स्पॉट हो जाते हैं, ठीक है। और तीसरी जो हो जाएगी वो हो जाएगी इन्फेक्शियस कफ, इन्फेक्शियस कफ हो जाता है, ठीक है। तो ये तीन मेन डिजीज़ है जो कि हैंड्स में होती है। अब इनको क्योर कैसे करें, उसको ठीक कैसे करें, उसके लिए वैक्सीनेशन बना हुआ है, तो इसको ठीक जो है वो वैक्सीन के थ्रू किया जाता है, ठीक है ना। तो वैक्सीनेशन टाइम टू टाइम उनका
करवाया जाता है। ये ऐसे एनिमल्स हैं जिनका आप लोग कह सकते हो कि जिनकी टेक केयरिंग वगैरह जो है वो पूरा वेटरनरी कंपाउंडर या इनके अंडर ऑब्जर्वेशन में किया जाता है, ठीक है ना। तो इसी के साथ आप लोगों का ये पोल्ट्री फार्मिंग भी कंप्लीट होता है, ठीक है। क्वेश्चन आ जाए तो आप लोग लिख कर आ जाना। जैसे क्वेश्चन क्या आ सकता है कि पोल्ट्री फार्मिंग जो है वो किससे इंगेज है, तो वो हैंस की रियरिंग और मैनेजमेंट से इंगेज है। क्या प्रोडक्शन मिल रहा है, क्या आप लोगों को चीज़ का बेनिफिट है, तो आप लोगों को वहाँ से चिकन और आप लोगों को यानी कि मीट और आप लोगों को एग मिल रहा है। प्रोटीन का रिक्वायरमेंट पूरा कर रहा है। हेल्थ, सैनिटेशन, फीडिंग, ये सब आप बता देना। अगला ले लेते हैं, वो है एपीकल्चर को, ठीक है ना। तो अगला ले लेते हैं अपन लोग एपीकल्चर को। तो एक बार इसको इरेज कर देते हैं, एपीकल्चर को ले लेते हैं। एपीकल्चर को भी हम लोग सेम सीक्वेंस में वैसे ही पढ़ेंगे। देखो, एपीकल्चर को हिंदी में बोला जाता है मधुमक्खी पालन। मधुमक्खी पालन दिखती सी जाहिर सी बात है कि इसमें हम लोग किसको पालेंगे, मधुमक्खियों को पालेंगे। किनको पालेंगे, हनी बीज को। यानी यहाँ किसको पाला जाता है बेटा, हनी बीज को पाला जाता है। यहाँ पर भी 2-3 वैरायटी आएगी, ठीक है ना। तो उसको भी अपन लोगों को देखना है, ऑब्जर्व करना है। तो पहले इसको ध्यान से सुन लेना। देखो क्या हो गया, द रियरिंग ऑफ द हनी बीज ऑन द लार्ज स्केल टू ऑब्टेनिंग बी वैक्स। देखो, इस हनी बीज से हम लोगों को क्या प्रोडक्ट मिल रहे हैं, 2 तरह के प्रोडक्ट मिल रहे हैं। एक मिल रहा है बी वैक्स और एक मिल रहा है हम लोगों को हनी। 2 प्रोडक्ट हम लोगों को मिल रहे हैं, ठीक है ना। एक शहद मिल रहा है और एक बी वैक्स मिल रहा है। अभी बी वैक्स के भी बहुत ज़्यादा यूज़ है, ठीक है ना। बच्चों को नहीं मालूम है, लेकिन आप लोग हायर क्लास में जाओगे, जैसे जैसे हायर क्लास में जाओगे वैसे वैसे आपको एक्नॉलेज मिलता रहेगा, ठीक है। तो ऐसी एग्रीकल्चरिंग, ध्यान से सुना, ऐसा कल्चर जिसमें हनी बीज को रियरिंग और मैनेजमेंट करवाया जाता है फॉर गेटिंग ऑफ बी वैक्स और हनी, तो उसको हम लोग क्या बोल देते हैं, एपीकल्चर। क्या डिनोट कर देते हैं, एपीकल्चर। अगर आ जाए 1 मार्क में कि डिफाइन एपीकल्चर, तो आप लोग लिख कर आ जाना, ठीक है। चलो, अब उनके बारे में बात करते हैं कि इनका कंपोजिशन कैसा होता है ऑफ हनी का। यानी कि जो आप लोग हनी यूज़ ले रहे हो तो उसका क्या क्या कंपोजिशन है, इस हनी में ऐसे क्या क्या चीज़ें मिक्स हुई हुई। शहद, हनी को क्या बोलते हैं, शहद। तो क्या क्या चीज़ें मिक्स होती है वो भी देख लीजिए, ठीक है। देखो, हनी में ग्लूकोज होता है, फ्रक्टोज होता है। क्या क्या होता है, ग्लूकोज और फ्रक्टोज, ये दोनों ही होता है, ठीक है। दूसरा, हनी के अंदर सुक्रोज भी होता है, सुक्रोज। और ये सारे कार्बोहाइड्रेट के फॉर्म्स है, कोई ज़्यादा इन डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है, ठीक है ना। जैसे जैसे हायर क्लास में जाओगे वैसे वैसे ऑब्वियसली समझ में आता रहेगा। ग्लूकोज, फ्रक्टोज, सुक्रोज, जो पीछे ओज ओज लग रहा है, ये सब कार्बोहाइड्रेट के फॉर्म्स है, ठीक है ना। और साथ में यहाँ पर एंजाइम्स भी होते हैं। तो ये तो हो गया आप लोगों का नॉर्मल एक हनी का कंपोजिशन, एक जनरल कंपोजिशन। यानी हनी जो बनेगी, शहद जो बनती है, उसके अंदर ये मेन इंग्रेडिएंट्स होते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर बात कर देते हैं बी वैक्स। तो बी वैक्स का क्या यूज़ है, तो देखो, बी वैक्स का यूज़ जो होता है, यूज़ यानी कि इसकी एप्लीकेशन, ये कॉस्मेटिक क्रीम्स में यूज़ की जाती है। कॉस्मेटिक क्रीम समझो ना, फेयर एंड लवली वगैरह ये सब, ठीक है। वैभव को लगानी भी पड़ेगी। फिर उसके बाद में आ जाता है फ्लोर पॉलिश। एक फ्लोर होता है, अपन जो उसको चमकाते हैं ना, तो फ्लोर पॉलिश करवाने के लिए भी, जो भी अपने ग्रेनाइट के हो गया या संगमरमर का हो गया, मार्बल्स वगैरह हो गए, ये सब। और बूट पॉलिश में भी इसको यूज़ करते हैं, बूट पॉलिश, ठीक है ना। तो ये तो हो गए इसके बी वैक्स के यूजेस, ठीक है। जनरली हम लोग थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, अब हनी बी के बारे में जानते हैं। ध्यान से सुनना, हनी बी को थोड़ा अच्छे से यहाँ पर समझना पड़ेगा। देखो, हनी बी है क्या। तो सबसे पहली बात, ये एक प्रकार का सोशल इंसेक्ट होता है। कैसा इंसेक्ट होता है भैया, सोशल इंसेक्ट, यानी ये समाज से जुड़ा हुआ है, ठीक है। सामाजिक एक जंतु है या सामाजिक जीव है, ठीक है। ये एक प्रकार का सोशल इंसेक्ट है, ठीक है। ध्यान से सुनना, बी आर द लिव इन द कॉलोनी विच आर कॉल्ड द बीहाइव्स। हनी बी जो होते हैं वो एक हाइव में रहते हैं, छत्ते में रहते हैं। इस तरह का एक छत्ता बना देते हैं वो, आप लोगों ने देखा होगा। जनरली छेड़ना मत, बस देखना दूर से, ठीक है ना, यूनिक छेड़ दो। तो इसको हनी बी जो रहते हैं, होम ऑफ, छोटे बच्चों को सिखाया जाता है, होम ऑफ हनी बी को क्या बोलते हैं, तो होम ऑफ हनी बी को हम लोग बोलते हैं बीहाइव्स। क्या बोलते हैं, बीहाइव्स, ठीक है। यानी मधुमक्खी का घर। इसको हिंदी में भी बोल सकते हैं मधुमक्खी का छत्ता, मधुमक्खी का छत्ता। मेरे को एक बार खाया हुआ है मधुमक्खी ना, मुझे मालूम है। जब मधुमक्खी खा जाती है ना, तो अपनी बॉडी में ये एक एसिड डाल देती है, वो होती है फॉर्मिक एसिड, ठीक है।
और फॉर्मिक एसिड पर हम लोगों को एक माइल्ड बेस काम में लेना पड़ता है ताकि वो इचिंग ना करे, खुजली वगैरह ना करे, ठीक है। अच्छा, इन बीहाइव्स द हनी बीज आर द 3 टाइप्स। अब इन बीहाइव्स जो है ना, ये मैंने बताया, ये बीहाइव्स, ये मधुमक्खी का घर, यहाँ पर 3 टाइप्स की बीज रहती है। पहला क्वीन बी, पहली हो जाएगी वो कौन सी हो जाएगी, क्वीन बी, वो एक ही होगी। दूसरा कौन सा हो जाएगा, वो हो जाएगा आप लोगों का मेल ड्रोन, मेल ड्रोन बी, मेल वाला हो जाएगा, ठीक है ना, इसके नंबरिंग ज़्यादा होती है, ठीक है। और तीसरा जो हो जाता है वो हो जाता है लेबर या वर्कर्स, लेबर या वर्कर्स, इनकी नंबरिंग और भी ज़्यादा होती है, ठीक है। ये सिर्फ एक ही होता है, 1, क्वीन बी हमेशा एक ही होती है और ये अपना प्लेस छोड़ती नहीं है। बोले तो ये घर छोड़ के जाती नहीं है, बीहाइव्स में ही रहती है, यानी हाइव में ही रहेगी, ठीक है। तो ये मैंने आप लोगों को बता दिया। अब देखो क्वीन बी को आइडेंटिफाई करने का तरीका भी है, एक लॉजिक भी है जिससे हम लोग, साइंस के अंदर ट्रिक है जिसके अंदर हम लोग क्वीन बी को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। तो देखो क्वीन बी को आइडेंटिफाई करने का क्या तरीका हो गया वो भी देख लो। क्वीन बी जो है वो आप लोगों को आइडेंटिफाई हो जाएगी थ्रू बाय, ध्यान से सुनना, लॉन्ग एब्डोमेन, वाइल द लॉन्ग एब्डोमेन कैसे आइडेंटिफाई हो जाएगी, लॉन्ग एब्डोमेन के द्वारा वो आइडेंटिफाई हो जाएगी, ठीक है ना। और फिर उसके बाद में जो है आप लोग मेल बी को भी आइडेंटिफाई कर सकते हो, लार्ज आई, यानी इसको भी आइडेंटिफाई कर सकते हो। इसको आइडेंटिफाई कैसे करोगे, थ्रू बाय लार्ज आई। देखो अब आप आइडेंटिफाई कर सकते हो, जिसकी आंखें आपको बड़ी दिखाई दे वो तो हो गया मेल ड्रोन बी। और क्वीन बी की आइडेंटिफाई कैसे करोगे, जिसके अंदर लार्ज एब्डोमेन हो, यानी कि नीचे वाला जो है, ये देखो एब्डोमेन क्या होता है वो भी मैं बताऊँ, यानी भी है, ये इसका सिरा हो गया, ये इसके पाँव वगैरह हो गया। तो ये जो इलाका जो होता है, ठीक है ना, ये देखो ये जो होता है उसको एब्डोमेन कहते हैं। ये हेड पार्ट हो गया, ये टेल पार्ट हो गया पीछे वाला, ये इसका एब्डोमेन कहलाता है, ठीक है ना। और ये इसके विंग्स हो गए, ठीक है। तो इस तरह से, तो ये एब्डोमेन हो गया। तो यहाँ पर लार्ज या लॉन्ग एब्डोमेन होता है किसका, क्वीन बी का। और एक चीज़ और बता दूँ, एसेंशियली है, क्वीन बी बीहाइव्स को छोड़ के जाती नहीं है, वो घर में ही रहती है, जबकि ये और ये घर से बाहर चले जाता है, ठीक है। क्वीन बी इज द हेड ऑफ द बीहाइव्स। आ गया यहाँ पर, ये क्या है, हेड है, किंग है, लिखा हुआ जरूर है क्वीन, लेकिन ये हेड है, यानी कि ये सबसे ज़्यादा सुपीरियर होती है, ठीक है। ये अपने वहीं पर स्टे रहना पसंद है, सी ऑलवेज रिमेन्स इन द बीहाइव्स। आ गया यहाँ पर, ये कहाँ रहना पसंद करती है, बीहाइव्स में ही रहना पसंद करती है, ठीक है। अब आगे चलते हैं फटाफट से। बाय द सिक्रेशन ऑफ द ऑर्डरीफेरस सब्सटेंस, ये एक ऑर्डरीफेरस सब्सटेंस रिलीज करती है। ऑर्डरीफेरस सब्सटेंस का मतलब होता है जिसमें से स्मेल आए, जिसमें से क्या है, स्मेल। वो स्मेल रिलीजिंग प्रोड्यूस सब्सटेंस को भी यहाँ पर सिक्रेट कर देती है। द मेल बीज अकम्पनी द फीमेल बी ड्यूरिंग द न्यूटिपल और द कॉपुलेशन फ्लाइट वंस इन देयर द लाइफ टाइम एंड गिव द स्पर्म फॉर द होल लाइफ ऑफ द क्वीन बी। देखो ध्यान सुना, क्या होता है कि क्वीन बी जो होती है, जब ये ऑर्डर यानी कि स्मेल जो होती है अपनी बॉडी से रिलीज करती है ना, तो वहाँ पर मेल बी जो है, मेल ड्रोन बी जो है, वो इसकी स्मेल से अट्रैक्ट हो जाती है और इसके ऊपर आकर ये देखो ये चिपक जाती है, यानी एक बी के ऊपर दूसरी बी आकर ऐसे अटैच हो जाती है। इसको बोलते हैं कॉपुलेशन। क्या बोलते हैं, कॉपुलेशन। कॉपुलेशन का मतलब होता है कपल हो गए, अब वो कपल हो गए, जुड़ गए, तो यहाँ से मेल अपने क्या कर देगी, मेल तो दे देगी स्पर्म, मेल तो क्या दे देती है, स्पर्म। और ये क्वीन भी क्या दे देती है, ऑर्डर, ये स्मेल, जिसमें होते हैं एग। अब ये एग और ये स्पर्म दोनों मैच हो जाते हैं और फर्टिलाइजेशन हो जाता है, नया बेबी बन जाता है। बोले तो नई बी हाइव्स बन जाएगी, बी बन जाएगी, नॉट हाइव्स, बी। आफ्टर दैट द मेल बीज डाइज, जैसे ही ये कपलेशन होता है उसके बाद में मेल जो हो जाता है वो डाई हो जाता है और इसको किक आउट कर दिया जाता है। बोले तो ये घर से बाहर, गेट आउट, ठीक है ना। देन द क्वीन बी लेज 2 टाइप्स ऑफ द एग्स। यहाँ पर क्वीन बी जो होती है वो 2 तरह के एग देती है। देखो मैंने बोला ना 2 तरह के एग हो, तो 2 तरह के एग देती है, 2 तरह के, 2 एग्स, 2 तरह के एग देती है। तो ध्यान सुना, 2 तरह के एग देते थे। फर्टिलाइज एग डेवलप्ड इनटू द क्वीन और द वर्कर बीज। जो देखो फर्टिलाइज हो जाता है, ध्यान से सुना, जो फर्टिलाइज हो जाएगा वो एग तो बन जाएगा क्वीन, अगेन देखो क्वीन से क्वीन बन रहा है। और जो नॉन फर्टिलाइज होगा, बोले तो आसानी से फर्टिलाइज नहीं हुआ है, वो हो जाएगा वर्कर। या आप लोग ऐसा भी बोल सकते हो, फर्टिलाइज एग भी वर्कर भी बन सकते हैं, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। द लार्वा विच आर द फीड ऑन द न्यूट्रिएंट कॉल द रॉयल जेली। जो लार्वा इनके ऊपर फीडिंग करने के लिए यूज लेते हैं, लार्वा बोले तो जो इनका जो एग्स
फूटेगा तो लार्वा निकलेगा ना पहले, तो वो लार्वा जो होगा, क्योंकि बी तो अभी बड़ी बननी है, कैटरपिलर देखो मैंने आपको बताया था लार्वा, तो वो पहले जो लार्वा जो स्टेज होती है उसके लिए ये रॉयल जेली को न्यूट्रिएंट के तौर पे खाते हैं, ठीक है। धीरे धीरे ये डेवलप होते हैं, साइज में बड़े होते रहते हैं और क्वीन भी बन जाते हैं, ठीक है ना। उसके बाद में आ जाता है द फर्स्ट फॉर्म्ड क्वीन बी किल्स द अदर डेवलपिंग क्वीन बी। जैसे ही फर्स्ट क्वीन बी बनती है ये अदर क्वीन बी को मार देती है। बोले तो फर्स्ट क्वीन बी अदर बी को क्या कर देगी, किल्स, क्या कर देगी, किल्स कर देगी, मार देगी, ठीक है ना। ये आप लोग ध्यान रखना। मेल डेवलप फ्रॉम द अनफर्टिलाइज एग, मेल डेवलप जो हो जाती है वो क्या कर देती है, अनफर्टिलाइज एग से बनती है। ये देखो ये मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है, अनफर्टिलाइज एग से वर्कर या फिर मेल बनते हैं, ठीक है। क्लियर हो गया ये भी चीज़ आप लोगों के। आगे चलते हैं, अब ले लेते हैं आर्टिफिशियल एपिकल्चर। ये तो नेचुरल एपिकल्चर के बारे में हुआ था, आर्टिफिशियल एपिकल्चर को भी पढ़ना जरूरी है। आर्टिफिशियल एपिकल्चर क्या होता है, देखो जनरली क्या होता है, नेचुरली तो ये बीहाइव्स बन गए, ये सब कुछ हो गया, लेकिन कई बार ऐसा होता है कि इसको मैनमेड तरीके से भी, बोले तो एक अदर वे से भी, आर्टिफिशियल वे से भी बनाया जाता है। तो अपन लोग आर्टिफिशियल एपिकल्चर को भी पढ़ लेते हैं, ठीक है। तो आर्टिफिशियल एपिकल्चर क्या हो गया वो भी ध्यान से सुन लेना। एपिस मेलिफेरा, ध्यान से सुनना, ये नाम बहुत कई बार आता है, एपिस मेलिफेरा, ये इसका नाम है बी का, ठीक है ना। एपिस मेलिफेरा और एपिस फ्लोरा और एपिस डॉर्सेटा और एपिस इंडिका, ये सबसे ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट होते हैं। मैं चारों के नाम लिख देता हूँ ताकि आपको याद रहे। एपिस मेलिफेरा, एपिस डॉर्सेटा, एपिस इंडिका, और चौथा जो होता है वो होता है एपिस फ्लोरा, ठीक है ना। ये चार स्पीसीज बहुत ही ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट होती है, मोस्ट प्रोमिनेंट स्पीसीज है, ये ध्यान रख लेना आप लोग, ठीक है ना। अब इनमें से देखो ध्यान सुना, इनमें से सबसे ज़्यादा कौन सी हो जाती है, इनमें से सबसे ज़्यादा यूज़ की जाने वाली ये वाली जो मैंने सबसे ऊपर लिखी हुई ना, ये वाली, ये आर्टिफिशियल एपिकल्चर के लिए सूटेबल मानी जाती है। और आर्टिफिशियल एपिकल्चर के लिए एपिस मेलिफेरा ही यूज़ ली जाती है, ठीक है। ये चीज़ भी आप लोगों के क्लियर हो गई। फॉर आर्टिफिशियल एपिकल्चर यूज द क्लोज बॉक्स शेप्ड आर्टिफिशियल बीहाइव्स। अब देखो मैं ड्रॉ करके बताता हूँ आप लोगों को, ऐसे समझ आएगा नहीं। इसके लिए एक प्रकार का इस तरह से क्लोज बॉक्स लेते हैं, ये देखना इधर, थोड़ा समझना भैया अच्छे से। इस प्रकार का एक क्या ले लेते हैं, क्लोज बॉक्स ले लेते हैं। ये देखो इस तरह से, ये इसके हुक्स होते हैं, ये भी बॉक्स हो गए, ये इसके हुक्स हो गए बाहर निकालने के लिए, ठीक है ना, इसके हुक्स हो गए। तो ये एक लार्ज बिग आप लोगों को क्या ले लिया जाता है, बिग स्टील या एल्यूमिनियम बॉक्स ले लेते हैं। क्या ले लेते हैं, बॉक्स, ठीक है। मैंने एल्यूमिनियम का शॉर्ट सिंबल लिखा है ना। अच्छा, फिर इसके अंदर क्या कर देते हैं, बीहाइव्स का शेप बना देते हैं। दिस काइंड्स ऑफ द बीहाइव्स हैव द बिग एग चैम्बर। इनके अंदर देखो बिग एग चैम्बर होते हैं, बोले तो छोटी छोटी ये प्लेटें होती हैं, और इन प्लेटों में ये एग चैम्बर बने हुए होते हैं ताकि ये एग आसानी से यहाँ रिलीज कर सके। इसको बोलते हैं एग चैम्बर। क्या बोलते हैं, एग चैम्बर, ठीक है। यहाँ पर ये एग रिलीज कर सकते हैं। These kinds of the beehives have the big egg chamber and plates made by the metal। देखो नीचे की तरफ एक प्लेट होती है ये यहाँ पर, ताकि एग के नीचे ये सपोर्ट मिलता रहे, ठीक है ना। इसको बोलते हैं मेटल की, ये तो मेटल की प्लेट होती है, या फिर ये आजकल तो जनरली अपन लोग प्लास्टिक की यूज़ लेते हैं, प्लास्टिक प्लेट को भी यूज़ लेते हैं, ठीक। द प्लेट्स हैव अ कोटिंग ऑफ वैक्स। इस प्लेट के ऊपर देखो ये कोटिंग क्या होता है, ये देखो ये प्लेट है ना, तो इस प्लेट के यहाँ पर क्या क्या होता है, कोटिंग क्या होता है, काहे का कोटिंग किया हुआ है, वैक्स का। ये वैक्स अभी अपन लोगों ने पढ़ी ना, वही वाली वैक्स, एक वैक्स का मोम का कोटिंग कर देते हैं ताकि हनी जो है वो नीचे ना गिरे, उसी प्लेट पर रहे, ठीक है ना। क्लोज बॉक्स हैव द मैनी होल्स थ्रू द विच द हनी बीज मूव इन द और आउट दिस द बॉक्स आर द एपिरी। देखो ये यहाँ पर बहुत सारे होल्स होते हैं, तो जिससे क्या होता है, ये यहाँ से बाहर निकल भी सकती है और आ भी सकती है, यहीं से जाएगी और यहीं से आएगी।
तो ये होल के द्वारा क्या कर देते हैं, इन और आउट होती रहती है। कौन, हनी बी। तो जनरली इस बॉक्स का नाम क्या पड़ गया, इस स्टील और एल्यूमिनियम बॉक्स को हम लोग बोलते हैं एपेरी। क्या बोलते हैं, एपेरी। ध्यान रखना, काफ़ी बार एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है कि आर्टिफिशियल एपीकल्चर करवाने के लिए जो सूटेबल बॉक्स होता है उसको क्या कहा जाता है, एपेरी। क्या कहा जाता है, एपेरी। ठीक है, ये ध्यान रखना। चलो आगे ले लेते फटाफट से, जल्दी से, टाइम वेस्ट नहीं करते हैं। तो दिस एपेरी केप्ट नियर अ गार्डन, इनको गार्डन के पास रखा जाता है। ऐसा क्यों किया गया, आप लोगों को खुद से दिमाग लगाओ। क्यों बच्चों, क्योंकि क्या होता है कि इन हनी बीज को क्या चाहिए, इनका फूड क्या है, इनको चाहिए फ्लावर, इनको फ्लावर की स्मेल, उनका जूस चाहिए। तो वहाँ पर ये गार्डन के पास में इनको एपेरीज को स्टैंड बाई स्टैंड लगा देंगे और गार्डन बना देंगे, फ्लावर वगैरह, तो वहाँ से जल्दी से ये सीक्रेट कर सकता है। बोले तो इनको दूर तक जाने की जरूरत नहीं है, तो इसलिए इनको गार्डन में ही लोकेटेड किया जाता है। गार्डन बोल दो या ऑर्चार्ड बोल दो, खुद का बनाया होगा, या क्रॉप फील्ड बोल दो, कुछ भी बोल दो, वहाँ से ये नेक्टर के द्वारा इजीली वहाँ से क्या कर सकते हैं, सक करके वहाँ से जूस सीक्रेट कर सकता है। वैन द इनफ हनी इज कलेक्टेड, जब इनफ हनी कलेक्टेड हो जाते हैं इन प्लेट्स पर, तो वहाँ से प्लेट्स को निकाल दिया जाता है और स्लाइड लेकर वहाँ से उसको बाहर करके और क्या कर देते हैं, हनी को कलेक्ट कर देते हैं। ठीक है ना। तो ये आप लोगों का इसी के साथ एपीकल्चर वाला भी कंप्लीट हो गया। अब मेरा जो नेक्स्ट वीडियो आएगा उसके अंदर मैं पीसी कल्चर वाले को भी कंप्लीट कर दूंगा। ठीक है ना। तो ये अपना लास्ट हो जाएगा, फिर इसके बाद में ये वाला चैप्टर भी आप लोगों का एंड हो जाएगा। आज एक काम करते हैं, आप लोगों को सबसे पहले आप लोगों को नोट्स प्रोवाइड करवा देता है। ठीक है, तो मैं आप लोगों को पूरा ये PDF बना के भेज देता हूँ नोट्स की। ठीक है ना। आप लोग जो टॉपिक आप लोगों के रिलेटिवली हैं उसको आप लोग याद करें, लर्न करें, अन्यथा आप लोगों को दूसरी चीज़ों को लर्न करने की जरूरत नहीं है। अभी भी मैं एक ही सजेशन दूंगा, खूब पढ़ें, खूब मस्त रहें, खूब खेलें। ओके, थैंक यू।